हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएमसी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुभाष द्विवेदी आज आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th में स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की संरचना और उसके प्रकृति के बारे में ध्यान दें। C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप होता है जिसमें कार्बन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के मध्य एक द्विक बंध उपस्थित होता है। इसका मतलब है कि इस द्विक बंध में एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड पाई होता है और इस दशा में कार्बन परमाणु किस प्रकार से संकरित है देखते हैं। इन दोनों में केंद्रीय परमाणु कार्बन है तो हमने ले लिया C, विन्यास है 1s2 2s2 2p2। बाह्यतम कोश का विन्यास हो गया आपका 2s2 2p2। S में आपके दो इलेक्ट्रॉन हैं, भर दिए, पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब 2p कक्षा में आपके दूसरे की p कक्षा जो है उसमें तीन होते हैं आपका ऑर्बिटल px py pz ले लिए। दो इलेक्ट्रॉन भरना है, px में भर दिया, py में। ये उसकी मूल अवस्था है, ग्राउंड स्टेट। अब जब एक्साइटेड स्टेट आएगी तो इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भरा हुआ है वो आपका निम्न ऊर्जा स्तर से चला जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिकतम समदिश रहने की प्रवृत्ति रखते हैं। हुंड के नियम के अनुसार आपने पढ़ा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा तो p के तीनों भर जाएंगे आपके px py और pz। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश हो गया। अब हम जानते हैं कि इसमें से एक बॉन्ड है सिग्मा और एक बॉन्ड है पाई डबल बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड जो होता है वो संकरण की क्रिया में भाग नहीं लेता, अतः एक को हम यहाँ से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन। और पाई इलेक्ट्रॉन संकरण की क्रिया में भाग नहीं लेते। तो यहाँ एक S और दो P मिलकर के तीन समान ऊर्जा के संकरित कक्षक बनाएंगे sp2। और इस प्रकार कार्बन परमाणु पे आपका जो संकरण होता है वो होता है sp2 संकरण। ठीक है, ध्यान दीजिए। कार्बोनिल ग्रुप में ये जो बॉन्ड है आप, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है 1 सिग्मा, ये वाला भी 1 सिग्मा, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई। इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन यहाँ पे जुड़ा है, चाहे H से जुड़ा हो चाहे एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, वो आपका सिग्मा बॉन्डेड है। इनके मध्य में 120 अंश का कोण होता है और C तथा ऑक्सीजन के मध्य एक बॉन्ड ये बन रहा है आपका एक्सिस नाभिकीय अक्ष पर, मतलब अक्षीय अतिव्यापन से। तो जो अक्षीय अतिव्यापन पे बॉन्ड बना वो आपका सिग्मा है और ये ऊपर और नीचे ये आपका पार्श्वीय अतिव्यापन होता है, तो जहां पर बनने वाला बॉन्ड पाई होता है। तो इस C और O के मध्य डबल बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। ध्यान दीजिए, पाई बॉन्ड कौन सा बना रहा है, ये देखिए 2p कक्षा का Z वाला है 2pz, तो ये भी 2pz और ये 2pz आपका पाई बॉन्ड बना रहा है। पाई बॉन्ड संरचना का निर्धारण नहीं करते, पाई बॉन्ड संकरण की क्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी जो समतलीय संरचना आप देख रहे हैं वो इस प्रकार उपस्थित है, जिसमें कार्बन परमाणु पर आपका कौन सा संकरण है, sp2 संकरण। कार्बन परमाणु से आपके कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, 3, 1 2 3, और कितना पाई बॉन्ड उपस्थित है, 1। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं जो उसके कक्षा के पास उपस्थित होते हैं, और इस प्रकार इनमें आबंधन कोण होता है 120 अंश का। ये रही कार्बोनिल ग्रुप की संरचना। अब बात आती है किसी यौगिक में ये जब जुड़े होता है कार्बोनिल ग्रुप तो इनमें बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है, तो देखते हैं। देख लीजिए एक बार इसको। तो जब कार्बन और कार्बन के मध्य जुड़ता है तो ये सहसंयोजक बंध हो गया। कार्बन कार्बन में सहसंयोजी है, साथ साथ में अध्रुवीय बंध की प्रकृति रखता है, अध्रुवीय प्रकृति। ये कार्बन कार्बन में इसका एल्कीन जैसा व्यवहार है, अतः ये एल्कीन की भांति इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रियाएं देगा। एल्कीन के समान इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक क्रिया।
मध्य जो परमाणु आकार है वो C और O की तुलना में कैसा होना चाहिए? आप जानते हैं किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु या आयनिक त्रिज्या का मान घटता है। इसका मतलब है कि C की जो त्रिज्या है वो O की तुलना बड़ी है। याद रखिएगा, C की जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो निश्चित ही C और C बॉन्ड का मान जो होगा वो C और O बॉन्ड से अधिक होता है। ठीक है, तो C और C बॉन्ड का मान होता है आपका 134 pm/मिलियन, और जबकि C और O के मध्य, चूंकि O की परमाणु त्रिज्या या O का परमाणु आकार जो रेडियस है आपकी वो छोटी है, इस कारण C और O के मध्य ये होता है 123 pm का। ठीक है, बॉन्ड लेंथ होती है 123। अब बात आती है, ये अध्रुवीय प्रकृति का है जबकि ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि C और O, कार्बन और ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन है, याद रखेंगे, ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता का मान C से अधिक होता है। और हमने क्या पढ़ा था? विद्युत ऋणात्मकता में जो अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु होता है, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म उसकी ओर शिफ्ट हो जाता है। अतः ये जो बॉन्ड है इस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं। अब ऐसे तोड़ेंगे तो C पर आ जाएगा यहाँ आंशिक धनावेश और O पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। याद रखिएगा, O की ऋण विद्युतता C से अधिक है। अतः ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म पूरा वो O की ओर आकर्षित हो जाता है। जिस प्रकार से इसमें जो आपका द्विबंध है, वो द्विबंध जो आपका द्विबंध है, डबल बॉन्ड है, वो ध्रुवित हो जाता है। इसमें द्विध्रुव आघूर्ण काम करने लगता है और ये ध्रुवित हो जाता है। तो इनका कार्बन कार्बन नेचर सहसंयोजी अध्रुवीय प्रकृति ऐसा होता है जो एल्कीन की भांति इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक क्रियाएं देता है, जबकि यहाँ पर ये द्विबंध ध्रुवित नेचर का हो जाता है क्योंकि साझे का इलेक्ट्रॉन कार्बन से अधिक ऋण विद्युतीय O की ओर विस्थापित हो जाता है। इससे ये जो क्रियाएं देता है योगात्मक, याद रखना, वो देता है नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं देता है। तो इनमें होने वाली जो C डबल बॉन्ड O के अंतर्गत क्रियाएं हैं बेटा, वो है आपका नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं। तो इस प्रकार से हमने इसके नेचर समझा, बॉन्ड लेंथ समझी, संकरण देखा, पाई और सिग्मा बॉन्डिंग देखी। इसको एक बार और ध्यान से देखिए। चलिए अब आते हैं कार्बोनिल ग्रुप की सक्रियता कैसी होती है, देखते हैं बेटा। तो अभी हमने पढ़ा कार्बोनिल ग्रुप की संरचना। अब आता है जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें रेजोनेंस का गुण भी हम यहाँ दिखा सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन जो होती है हमने बताया था, बॉन्ड टूटेगा, आंशिक धनावेश और इस पर आंशिक ऋणावेश पैदा हो जाएगा। अतः इन दोनों के मध्य एक कंडीशन ये बनती है रेजोनेंस की। रेजोनेंस का चिन्ह हम दिखाएंगे द्विबाणाकार, ठीक है। और क्या बनती है देखिएगा, C पर पॉजिटिव आ जाएगा, O पर निगेटिव आ जाएगा। ये आयनिक अवस्था में आ जाता है जब ये बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। इसके बाद अब C पर जो पॉजिटिव आया है, ये जितना अधिक धन विद्युतीय होगा उतनी इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। अतः विभिन्न प्रकार के एल्डिहाइड कीटोन में इसका क्रम क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे C पे धनात्मक जो आवेश है उसका नेचर प्रबल है, अतः सबसे ज्यादा ये क्रियाशील, क्योंकि इसमें कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा। अब अगर हमने एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, ध्यान देना, तो एक एल्किल ग्रुप जोड़ देने पर यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इंडक्टिव प्रेरणिक प्रभाव काम करेगा जो C के धनावेश को घटाता है।
और C के धनावेश के घटाने के कारण जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी क्रियाशीलता घटती चली जाती है। दूसरी बात, इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा अगर हम पूछें कि इसमें और बड़ा कार्बनिक ग्रुप जोड़ दें आप, ऐसे ये मैथिल ग्रुप जुड़ा था, ये एथिल जुड़ा है, तो ध्यान रखिए बच्चों यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। साथ साथ जब कार्बनिक ग्रुप या एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ती चली जाती है तो वह उतना ही अधिक कार्बन के धनात्मक प्रभाव को कम कर देती है, जिससे उसकी क्रियाशीलता और घट जाती है और इसे निरोधक प्रभाव कहते हैं। तो एल्किल ग्रुप का बढ़ने के कारण निरोधक प्रभाव पैदा होगा। जितना बड़ा एल्किल ग्रुप होगा उतनी क्रियाशीलता घटती चली जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों ओर से ग्रुप ले लिया, ये एसीटोन है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट। ये आपको हमने विशेष रूप में पढ़ाया, वीडियो भेजा था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के बारे में, रेजोनेंस या मेसोमेरिक प्रभाव आदि आपने पढ़े हैं। तो इसकी क्रियाशीलता और कम होती जा रही है। इनकी तुलना में और ले लीजिए, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम चेन को। एक जगह हमने ले लिया C6H5, देखिए ग्रुप बढ़ गया, निरोधक प्रभाव काम कर रहा है, क्रियाशीलता घटती जाएगी। ये कौन सा था आपका, फॉर्मल्डिहाइड। क्रियाशीलता का क्रम ओके। सबसे फिर आया आपका एसीटल्डेहाइड, प्लस आई इफेक्ट काम किया, प्लस पॉजिटिव कार्बन का घटाया इसने, जिससे क्या हुआ, क्रियाशीलता प्रभावित हुई, घट गई। निरोधक प्रभाव भी अब बढ़ रहा है कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ में इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। ये आपका 1 2 3 हो गया प्रोपेनल्डेहाइड, प्रोपेनल्डेहाइड, ठीक है। एसीटल्डेहाइड हो गया, प्रोपेनल्डेहाइड हो गया या प्रोपेनल। ये आपका एसीटोन या प्रोपेनॉन ले सकते हैं आप, टू प्रोपेनॉन ठीक है। अब यहाँ पे CH3 जुड़ा है, ये बड़ा ग्रुप जुड़ गया, निरोधक प्रभाव हुआ और अधिक कम क्रियाशीलता हो गई और इसका नाम हो गया आपका एसीटोफेनॉन, ठीक है, एसीटोफेनॉन हो गया ओके। अब और एक ग्रुप बढ़ गया C6H5 और यहाँ पर भी C6H5, यहाँ पे कार्बोनिल में CH3 था तो ये आपका हो गया एसीटोफेनॉन, ये हो गया बेंजोफेनॉन। तो जैसे जैसे इनका श्रृंखला बढ़ती चली जाती है, याद रखिए दो प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट और निरोधक प्रभाव इन पे काम करते हैं। उनमें जितना मान C का पॉजिटिव का घटेगा उतनी ही उनकी क्रियाशीलता डिक्रीज होगी, घटती चली जाती है। इसे ध्यान से देख लो, इसके क्रम को नोट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जितना बढ़ेगा उतना ही नाभिक स्नेही से कम क्रियाशीलता से जुड़ेगा, क्रियाशीलता घटेगी। अब चूंकि एल्किल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप का संरक्षण करते हैं, अर्थात ये जो ग्रुप है कार्बोनिल, इनका संरक्षण जितना ग्रुप का मान बढ़ता जाएगा, जितना बड़ा एल्किल ग्रुप होता जाएगा वो कार्बोनिल ग्रुप को संरक्षित करता जाएगा, जिससे C पॉजिटिव का जो आवेश है धनात्मकता में कमी होगी, उसकी क्रियाशीलता घटती चली जाती है, निरोधक प्रभाव पैदा होता है और ये इसका क्रम आ जाता है बच्चे, ठीक है। तो आज हमारा एल्डिहाइड कीटोन में ये रहा कार्बोनिल ग्रुप की संरचना, उसमें बॉन्ड नेचर, सिग्मा पाई बॉन्डिंग, संकरण, बॉन्ड की लेंथ कितनी है याद रखिएगा। C डबल बॉन्ड O में 1 2 3 आपने पढ़ा था, कम होता है, जबकि कार्बन कार्बन के मध्य अधिक होता है, क्योंकि कार्बन की जो परमाणु त्रिज्या है वो ऑक्सीजन की तुलना अधिक होती है, तो वो आपने पढ़ा हुआ है। इसके बाद अभी हमने बताया आपको कार्बोनिल ग्रुप की ध्रुवित प्रकृति, उसमें ये आपका घटना है रेजोनेंस की है, अनुनाद की घटना हो रही है,
अनुनाद घट रहा है और कैसे उसकी क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी ऑर्डर का क्रम हो गया। थैंक यू छात्रों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज।